देखो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जैसे सामंती व्यवस्था होती है, तो सामंती व्यवस्था की एक खासियत ये होती है कि जैसे अब राजा है, अब यूरोप, अब भारत में तो उस तरह का क्लासिकल फ्यूडल स्ट्रक्चर था ही नहीं। तुम जो जिन्होंने नहीं देखा वो आगे देखोगे। लेकिन जैसे यूरोप में था, तो उसमें क्या है कि अब किंग है तो किंग लॉर्ड उसको सैनिक सेवा प्रदान करता है, लॉर्ड उसको राजस्व देता है किंग को, थोड़ा सा भरण पोषण के लिए, मतलब बहुत ज्यादा राजस्व नहीं है, और किंग को प्रजा से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं। तो लॉर्ड के माध्यम से लॉर्ड उसको नौकरशाही में भी भूमिका निभाता है, लॉर्ड उसको सैनिक सेवा प्रदान करता है, और लॉर्ड के ऊपर वो नाम मात्र का राजा बना हुआ है। अब लॉर्ड के नीचे वही काम बैरन करता है, तो बैरन को डायरेक्ट किंग से संपर्क नहीं कर सकता। बैरन सीधा लॉर्ड से संपर्क करेगा, वो लॉर्ड को सेवा देगा, लॉर्ड को सैनिक सहायता देगा, लॉर्ड को राजस्व देगा। और बैरन के नीचे जो नाइट होता है वो लॉर्ड से नहीं जुड़ सकता डायरेक्ट, वह बैरन के थ्रू ही, वो बैरन को ही अपना सेवा प्रदान करेगा। तो ऊपर से नीचे तक एक निश्चित सबके दायित्व और सबके अधिकार निर्धारित होते थे। तो इस तरह की चीज तो यहां दिखती नहीं है। तो रेवर्टी महोदय ने जो बात कही वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है, इसलिए अब पॉइंट, अब बिंदु वहां पर दूसरा दे दो। हाँ, 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 हाँ। क्या मुक्ति, मुक्ति और ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अमीर तो मुस्लिम हुआ ना, और मुक्ति जो हुआ वो तो जमींदार हुआ। अभी समझोगे मुक्ति, मुक्ति और अमीर, ओके ओके। मुक्ति और अमीर में वही संबंध है जो यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट और आईएएस अधिकारी में। समझ में आई कि नहीं? ये घूम गया दिमाग। जैसे तुम अगर यूपीएससी ने रिजल्ट दिया कि भाई 1000 बच्चे, माने 1000 स्टूडेंट्स आर रिकमेंडेड फॉर द जॉब्स इन सिविल सर्विसेज, वो यूपीएससी ने संविधान के अनुसार गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि इसको आप सेवा में लीजिए, रेकमेंडेड है वो, और गवर्नमेंट कह दे कि हम नहीं लेंगे, हमारा मूड नहीं, देखते हैं आगे, तब बच्चों का क्या होगा? जैसे कहा, आप तो नहीं जानते थे अनुच्छेद 370 का ऐसा भी उपयोग हो सकता है जो गवर्नमेंट ने किया। और जब गवर्नमेंट ने कर दिया तो सब गुस्सा कहा कि ऐसा कैसे कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत नहीं किए, देखिए आप अनुच्छेद 370। सबने कहा कि हम बात तो सही है, ऐसा तो कर सकता है गवर्नमेंट। अब सब चुप हो गए क्योंकि सबने इस तरह सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी यूज हो सकता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट कहे कि भाई रिकमेंड किया, अब देखिए संविधान में कहा है कि रिकमेंड मानने के लिए हम बाध्य हैं, हम बाध्य तो है नहीं, उसने रिकमेंड किया, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अभी हमारे ऊपर है कि लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना। खैर वो दूसरी सवाल हुआ। अब जो रिकमेंड किया उसी में से किसी को आईएएस मिलना है, किसी को आईएफएस मिलना है, किसी को आईआरएस मिलना है। तो प्रांतपति या मुक्ति से बड़ा अधिकारी तो कोई नहीं है, तो आईएएस है वो। तो जो संबंध रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और आईएएस में है वही संबंध अमीर एवं मुक्ति में। क्लियर हुआ तुमको? हाँ, नहीं क्लियर हुआ? एक गिलास ठंडा पानी पीकर तुम इसको क्लियर कर दो एक क्लास के बाद। हाँ हाँ, इसको एक कॉफी पिला देना, क्लियर कर देगा तो। हाँ हाँ, कॉफी पीते हो कि नहीं? हाँ पी लेते हो, तो ठीक है, उसको बैठा के उसको कलम से, हाँ, ये अमीर, एक एरो खींचना, अमीर से वजीर के पद पर नियुक्ति, अमीर से सेंट्रल अधिकारी भी तो अमीर के पद से ही जाएंगे ना। दीवाने विजारत में नियुक्ति होगी, दीवाने हिंसा में नियुक्ति होगी, दीवाने रिसालत में नियुक्ति होगी। नहीं, रिसालत वाले को थोड़ा सा स्पेशल था, उसका थोड़ा सा कानून का ज्ञाता होना चाहिए, मुस्लिम थोड़ा सा उलेमा वगैरह टाइप में जो होते थे उन्हीं का। लेकिन दीवाने इंसा में तो आ ही सकता है, दीवाने अर्जी में आ ही सकता है। फिर प्रांत में जाना तो मुक्ति अथवा वली के पद पर की नियुक्ति होगी। तो उसके बाद फिर सरकार में भी नियुक्ति होगी। तो जितने भी पद हैं नियुक्ति तो उसी से होना है, अमीर वर्ग से ही होना है। अमीर वर्ग का कुछ उलेमाओं को न्याय में भेज दिया जाएगा, बाकी सब अमीर सब का पद पर मिलेगा। तो यही तो होता था। तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो नीचे पॉइंट देना, लिखना। हाँ 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 हाँ, दूसरे मानदंड पर, हाँ 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 हाँ, दूसरे मानदंड पर सल्तनत का राज्य खरा नहीं उतरता। दूसरे मानदंड पर सल्तनत का राज्य खरा नहीं उतरता।
खरा नहीं उतरता, क्योंकि क्योंकि तुर्की शासन के अंतर्गत अधिकांश सुल्तानों की स्थिति तुर्की प्रशासन के अंतर्गत अधिकांश सुल्तानों की स्थिति अत्यधिक मजबूत रही थी। अधिकांश सुल्तानों की स्थिति अत्यधिक मजबूत रही थी। अब डॉट 3 दो, तीसरा डॉट। तीसरी कसौटी पर भी सल्तनत के अधीन राज्य को सामंती करार नहीं दिया जा सकता। सल्तनत के अधीन राज्य को सामंती करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि बलबन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक आदि सुल्तानों ने अमीरों पर कठोर नियंत्रण स्थापित लिखेगा। अधिकारियों का पद वंशानुगत नहीं था। उसी में अधिकारियों का पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि समय समय पर उनका तबादला होता था। तबादला का स्थानांतरण भी लिख सकते हो, है ना। तबादला होता था, स्थानांतरण भी लिख सकते हो। स्थानांतरण शब्द भारी पड़ गया क्या? ठीक है ना। तबादला स्थानांतरण तो एक पर्शियन टर्म है। दूसरा तबादला होता था। उसी में इसी पॉइंट जो तीसरा बिंदु जो लिखा है उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसके अतिरिक्त यह भी अस्मरणीय है कि अधिकांश सुल्तानों ने महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों के समानांतर अपने प्रतिभाशाली दासों की भी नियुक्ति की थी। अधिकारियों के समानांतर अपने प्रतिभाशाली दासों की भी नियुक्ति की थी। इस कारण भी अमीरों की शक्ति में कटौती हुई। इस कारण भी अमीरों की शक्ति में कटौती हुई। इसको समझा आप लोगों ने? ये पॉइंट को समझा कि नहीं समझा? जैसे अमीर को काउंटर बैलेंस करने का एक और भी साधन था कि अपने प्रतिभाशाली दासों की नियुक्ति कर दो
तो अमीरों की शक्ति में कटौती हो जाएगी। तो जब प्रतिभाशाली दासों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होती तो जो अमीर की अपनी शक्ति थी उनकी शक्ति ऑटोमेटिकली कम हो जाती, क्योंकि उनको तो कंपटीशन मिल जाता दासों से, इस कारण भी उनकी स्थिति कमजोर हुई। और लास्ट लास्ट बिंदु दे दो चौथा में, लिखे हाँ हाँ, लिखे हाँ हाँ, लिखे हाँ, लिखे हाँ हाँ, लिखे हाँ 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 हाँ, लिखे हाँ। जहां तक वंशानुगत अमीर वर्ग का सवाल है, जहां तक वंशानुगत अमीर वर्ग का सवाल है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर पश्चिम से निरंतर हाँ, निरंतर हाँ, नवीन तत्वों का आगमन होता रहा था। उत्तर पश्चिम से निरंतर नवीन तत्वों का आगमन होता रहा था। उत्तर पश्चिम से निरंतर नवीन तत्वों का आगमन होता रहा था। तथा तथा पुराने अमीर पुराना अमीर वर्ग नए अमीर वर्ग के द्वारा विस्थापित किए जाते रहे थे। नए अमीर वर्ग के द्वारा विस्थापित किए जाते रहे थे। नए अमीर वर्ग के द्वारा विस्थापित किया जाता रहा था। नए अमीर वर्ग के द्वारा विस्थापित किया जाता रहा था। इसलिए वंशानुगत अमीर वर्ग अनुपस्थित था। इसलिए वंशानुगत अमीर वर्ग अनुपस्थित था। इसलिए वंशानुगत अमीर वर्ग अनुपस्थित था। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जैसे होता क्या था कि उत्तर पश्चिम से निरंतर नई जनसंख्या का प्रवास होता था मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से। कुछ तो मंगोल आक्रमण के कारण बहुत सारे प्रतिभाशाली अमीर भाग के आ रहे थे। वो जो आते थे उनको राज्य के अंदर महत्वपूर्ण पद दिया जाता था। तो जो वो विस्थापित होकर जो नवीन तत्व आते थे वह पुराने अमीरों को विस्थापित कर देते थे। जैसे अगर दृष्टांत जानना चाहो तो दृष्टांत लिखने का तो तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राजकीय बरिद, जिसको हमने गुप्तचर, आप जानते हो गुप्तचर को बरिद कहा जाता था, तो राजकीय बरिद से पूछा थे तो अपने वेतन के साथ, तनख्वाह के साथ सैनिकों का तनख्वाह जोड़ के भेजते थे कि हमारा और सैनिकों का इतना तनख्वाह हुआ। और जो सैनिकों का तनख्वाह दिखाते थे उतना देते नहीं थे, वो दोनों को जानबूझ के कंबाइंड रखते थे और बाद में खुद बहुत ज्यादा ले लेते थे और सैनिकों को कम देते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक एक डेडिकेटेड सोल्जर था, उसको लगा कि सैनिकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसने एक कदम उठाया कि सैनिकों के तनख्वाह और मुक्ति के निजी तनख्वाह को अलग अलग कर दिया कि भाई अब ये नहीं होगा कि आप इसके साथ कैलकुलेशन दोगे। समझ में आई क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक की तो मत पूछो, उसने जो किया वो तो हिला दिया अमीरों को। उसने 2-3 काम किए। पहला उसने यह किया कि अब एक ही इक्ता में 2-2 समान स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी। एक मुक्ति, दूसरा वलीउल खराज। मुक्ति का काम था सामान्य प्रशासन देखना और वलीउल खराज का काम था भूराज प्रशासन का अवलोकन। तो एक तो वो काम करेगा, और दूसरा तुम देखते हो कि ये बात तो समझ गए ना वली। अच्छा एक बात बताओ, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 2 डीएम की नियुक्ति हो जाएगी तो उनकी शक्ति बढ़ेगी या कम होगी, क्या लगता है? हाँ? बढ़ेगी तो नहीं ना। हाँ। तो इतना समझ रहे हो तो वो पॉइंट क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर 2 डीएम की नियुक्ति होगी तो शक्ति कटेगी, तो 2 अधिकारियों की नियुक्ति होगी, दोनों चेक एंड बैलेंस करेंगे। दूसरा तुम देखते हो कि जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि उसने ये आदेश जारी किया कि उसने राजस्व की वसूली आप नगद में करो। उसने अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक में अंतर यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो केवल द्वाब क्षेत्र में ही
भूमि की माप कराई और मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश जारी कर दिया कि आप बाकी प्रांतों में भी आप भूमि की माप करवाइए, और राजस्व को नगद में वसूल करके सीधा केंद्रीय खजाने में राजस्व को भेजे, और केंद्रीय खजाने से तब हम आपका तनख्वाह भेजेंगे। और तीसरा उसने किया कि एक अतिरिक्त अधिकारी आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति इसके लिए कर दी कि वह प्रांतीय एकता की आय व्यय का निरीक्षण करे। 3 काम कर दिए। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय इतने सारे विद्रोह। आगे फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए अमीरों का पद वंशानुगत बना दिया, तो औषधि रोग से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। क्या ध्यान है ना? और बाद में लोदियों के समय, अफगानों के समय तो वैसे भी तुम देखते हो सुल्तान की स्थिति कमजोर थी, अमीर ज्यादा ताकतवर थे, तो अब लोदियों के समय तो अमीर का पद वंशानुगत ही रहा। लेकिन वो हमारे विचार का विषय नहीं है। विभिन्न सुल्तानों ने क्या कदम उठाए तो उसके लिए करना। अगर तुम्हारा मैटर में एग्जैक्टली यही लिखा हुआ होगा तो पेज बता दूंगा, तुम नोट कर लेना। पर तुमने देखी हो कि नहीं? तो लाओ तो बुकलेट, अगर शॉर्ट करना होगा तो मैं करके आपको नोट करवा देता हूं, नहीं तो इससे तुम्हारा अगर काम चल रहा हो तो देख लेते हैं। है तो नहीं, राजत्व पर है। वो नहीं किया हुआ है ना, तुम लोग को दिखा? क्वेश्चन है। नहीं नहीं है, चलो कोई नहीं, जो इसमें होगा उसको फिर इसी से कर देंगे, नहीं तो जो नहीं होगा उसको। हाँ, तो नीचे लिखो, हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। और याद तो हो ही गया होगा तुम लोगों को। क्या? हाँ। क्या 81 में वो चीज नहीं है जो मैं खोज रहा था। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। अभी तुमको दोनों को भी दिख नहीं रहा, दिखेगा समय के साथ। आप बस कॉपी तुम डाइजेस्ट करते जाओ, सब कुछ इसी में मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन बैंक खोलो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। सब क्वेश्चन तुम्हारी परिधि में आता जाएगा। जो जो चैप्टर हम कराते जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्वेश्चन होता जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारी परिधि में आता जाएगा। केवल तुमको अब प्रेजेंटेशन क्या करना है कि तोड़ तोड़ के लिखना है, और जहां विजुअल इमेज देना है वहां विजुअल इमेज दो, और लैंग्वेज तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम एक्सप्रेस कर सको। उसमें अगर गलतियां लैंग्वेज में आई तब तो मैं खारिज कर दूंगा। लैंग्वेज में कोई गलती बर्दाश्त नहीं। उसमें लैंग्वेज तुम्हारा इतना होना चाहिए, चाहे एक क्वेश्चन को 10 बार लिखो, लेकिन मेहनत करो जितनी भी जम के कर सकते हो। लैंग्वेज को इस लाइक बना लो। हम ये नहीं कहते ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, फिर चांद खिलने लगे और फूल खिलने लगे वाला लैंग्वेज हमको नहीं चाहिए। जैसे बहुत लड़के लगते हैं कि आकाश में भय के बादल मर्राने लगे, ये सब कई बच्चे लिख के लाते हैं। इतिहास में सब भय के बादल नहीं मर्राते हैं, हिंदी साहित्य में उसको लिखिएगा, समझे? लेकिन इसमें साहित्य इतिहास का अपना एक लैंग्वेज, चाहे कोई भी मानविकी का अपना एक लैंग्वेज होता है, जो एक नॉर्मल लैंग्वेज होता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हो उसमें आप लिखो। इसमें आपको अलंकृत लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज शुद्ध हो, आपके भाव को अभिव्यक्त कर सके, वैसा होना चाहिए। तो आप नीचे पैराग्राफ चेंज, हाँ लिखिएगा। हाँ हाँ, हेडिंग हेडिंग। हाँ, हाँ। विभिन्न सुल्तानों के द्वारा, विभिन्न सुल्तानों के द्वारा, विभिन्न सुल्तानों के द्वारा, हाँ 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 हाँ, विभिन्न सुल्तानों के द्वारा, हाँ 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 हाँ, इक्ता प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, इक्ता प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम, इक्ता प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम।
प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम, उठाए गए कदम। डैश दे दीजिए, लिखिए पहला नाम बलवन और डैश दे दीजिए। बलवन डैश, हाँ, कि इक्ता की आय व्यय की जांच के लिए बलवन ने, इक्ता की आय व्यय की जांच के लिए बलवन ने, इक्ता की आय व्यय की जांच के लिए बलवन ने, बलवन ने एक ख्वाजा नामक, आय व्यय की जांच के लिए बलवन ने एक ख्वाजा नामक अधिकारी, एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति आरंभ कर दी, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति आरंभ कर दी, एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति आरंभ कर दी, आरंभ कर दी। पॉइंट, हाँ, बलवन के लिखे अलाउद्दीन खिलजी और डैश दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को डैश दीजिए। लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, हाँ, खिलजी ने, हाँ, 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 ठीक है, हाँ, 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 मुक्तियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मुक्तियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, इक्ता प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया, इक्ता प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया, केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब तीसरा नाम लिख दीजिए, चार का ही नाम लिखना, गयासुद्दीन तुगलक और डैश दे दीजिए। गयासुद्दीन तुगलक, डैश देकर लिखिए गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक एक समर्पित, एक समर्पित सैनिक रहा था, समर्पित सैनिक रहा था, अतः वह इक्ता में सैनिकों के हितों को सुरक्षित रखना चाहता था, वह इक्ता में सैनिकों के हितों को सुरक्षित रखना चाहता था, इक्ता में सैनिकों के हितों को सुरक्षित रखना चाहता था, रखना चाहता था, सुरक्षित रखना चाहता था। लिखिए, हाँ, लिखिए प्रायः मुक्ति, प्रायः मुक्ति, प्रायः मुक्ति, हाँ, 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 अपनी, हाँ, अपनी निजी तनख्वाह, अपनी निजी तनख्वाह और अपने सैनिकों के तनख्वाह को मिलाकर, अपनी निजी तनख्वाह एवं अपने सैनिकों के तनख्वाह को मिलाकर, मिलाकर, हाँ, आकलन प्रस्तुत करते, मिलाकर आकलन प्रस्तुत करते, आकलन प्रस्तुत करते, फिर अपने सैनिकों को कम देते, फिर अपने सैनिकों को कम देते और अपने लिए बड़ा अंश सुरक्षित कर लेते, और अपने लिए बड़ा अंश सुरक्षित कर लेते, सुरक्षित कर लेते। ये जो मैंने गयासुद्दीन तुगलक में इतनी बातें जो मैंने लिखवाई है,
इसको आप ब्रैकेट में ले लो, इसलिए ब्रैकेट में ले लो कि अगर आपको लिखना पड़ेगा कि भीम सुल्तानों के द्वारा क्या कदम उठाए गए, तो जहां तुमको स्पेस बढ़ाना होगा वहां पूरा लिख देना, और जहां स्पेस छोटा करना होगा वहां उतना ही लिख देना जो अभी बता रहा हूं। लिखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने उसी में गयासुद्दीन तुगलक ने मुक्तियों के व्यक्तिगत तनख्वाह से मुक्तियों के व्यक्तिगत तनख्वाह से सैनिकों के तनख्वाह को मुक्तियों के व्यक्तिगत तनख्वाह से सैनिकों के तनख्वाह को पृथक कर दिया। मुक्तियों के व्यक्तिगत तनख्वाह से सैनिकों के तनख्वाह को पृथक कर दिया। तब यही इतना ही से काम चल लेना है ना, सैनिकों के तनख्वाह से पृथक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक डैश देकर लिखिए कि इसने एकता व्यवस्था पर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। इसने एकता व्यवस्था पर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अब इसमें डैश दे दीजिए, और डैश देकर तब लिखिए पॉइंट फर्स्ट कि इसने एकता में दो समान स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति आरंभ की। उदाहरण के लिए ये अधिकारी थे मुक्ति एवं वली उल खराज। प्रथम सामान्य प्रशासन देखता था, तो दूसरा राजस्व की वसूली करता। ऐसा उदाहरण हमें अमरोहा की एकता में देखने को मिलता। अमरोहा की एकता में देखने को मिलता को ब्रैकेट में डाल लो, अपनी सुविधा से इसको लिखना है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट 2 में लिखिए कि उसने अपने साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी भूमि की पैमाइश एवं नकद में राजस्व वसूली पर बल दिया।
नकद में राजस्व की वसूली पर बल दिया, राजस्व की वसूली पर बल दिया, तथा मुक्तियों से अपेक्षा तथा तथा मुक्तियों से अपेक्षा की कि वे सभी रकम पहले वे सभी रकम पहले केंद्रीय खजाने में भेजे, वे सभी रकम पहले केंद्रीय खजाने में भेजे, फिर केंद्रीय खजाने से मुक्ति, फिर केंद्रीय खजाने से मुक्ति एवं इक्ता के अन्य अधिकारियों को तनख्वाह जाना था, एवं इक्ता के अन्य अधिकारियों को तनख्वाह जाना था, तनख्वाह जाना था, तनख्वाह जाना था। पॉइंट नंबर 3 कर दो, 3। हाँ, पॉइंट नंबर 3। दोनों मिलकर निकलो, कोई प्लान तो नहीं। पॉइंट नंबर 3। थर्ड में लिखो कि उसने एकता में सॉरी उसने एकता की उसने एकता की एकता की आय व्यय की जांच के लिए, एकता की आय व्यय की जांच के लिए एक नए अधिकारी के रूप में आमिल नामक नए अधिकारी के रूप में आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति आरंभ की, एक नए अधिकारी के रूप में आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति आरंभ की, आमिल नामक अधिकारी की नियुक्ति आरंभ की, आरंभ की। ओके, दैट इज आमिल। अब थोड़ा सा यहीं पर ब्रैकेट डाल के एक लाइन लिख लो। यह भी एक कारण था, यह भी एक कारण था, ब्रैकेट, यह भी एक कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध इतने सारे विद्रोह हुए, कि मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध इतने सारे विद्रोह हुए, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध इतने सारे विद्रोह हुए। इतने सारे विद्रोह, ब्रैकेट बंद कर दो। अब तुम्हारा एकता व्यवस्था समाप्त हुआ। अब तुम्हें लगता था दोगे तो अब मान लो उनको पद देते तो कहते रही तो हमारे सामने चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया था, इसको तो मुझे हमने बचाया हुआ था, मुझे ये किया हुआ था। अगर हम मान लो गुजरात वाले दंगे में इनको नहीं बचाते तो ये कहाँ चले गए होते, तो वो सब तो बात करते, तो वो तो मुश्किलें, मतलब तो यूं उन सबको धीरे से अपना इज्जत दिया, बैठाया, सम्मानित किए और अपना अलग डेवलप किया। तो उसी तरह से क्या करते थे कि अमीर जो स्थापित होते थे धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ने लगता था और वो अपने पैतृक अधिकारों का दावा करने लगते थे, इतने नए दास क्रिएट कर लेते थे, उस दासों को महत्वपूर्ण पद देते थे, अमीरों की शक्ति में कटौती हो जाती थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। और कोई? तुम ही तो अस्थाई जिज्ञासु हो, क्या क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो स्थानीय हेडिंग तो स्थानीय प्रशासन। हाँ, बहुत दिनों के बाद आपने पूछा है, धन्यवाद इसके लिए, बोलिए। हाँ, क्या? किसको? अमीर? बलि अथवा मुक्ति को अमीर कह सकते हैं। तो आप वही प्रश्न कर रहे हैं, इतना इधर से हम समझाए नहीं, लेकिन आप भी नहीं। हाँ नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत छुपे रुस्तम बैठे हुए थे, पता नहीं चला, आपने बहुतों का कल्याण कर दिया। सुनिए,
आप वही बात हमसे पूछिए कि क्या हम आईएएस ऑफिसर को यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड मान सकते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड एलाइड भी है, आईएएस भी है। अब तो हाँ, आईआरएस भी तो एलाइड में ही हुआ। अब तो पहले ग्रुप बी है नहीं उसमें, पहले था ग्रुप बी भी होता था। पहले 22 सर्विस होते थे, 4 उसमें ग्रुप बी में जाते थे। अब तो ग्रुप बी को हटा दिया उसमें से, अब तो अलग उसका रिक्रूटमेंट कर दिया। लेकिन मतलब समझ सकते हो कि उसमें आईआरएस भी है, आईएफएस भी है, आईएएस भी है, क्या कस्टम एंड एक्साइज भी है, रेलवे ट्रैफिक भी है, रेलवे पर्सनल भी है। तो मतलब यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स, बट दे आर रिकमेंडेड बाय सिविल सर्विसेज। तो अमीर हुए वो जो किसी पद पर भेजे जाते हैं। तो अमीर को यहां से उठाइए, इन पर दीजिए, दूसरे अमीर को उठाइए, उनको वहां रखिए, तीसरे अमीर को वहां रखिए। तो अमीर से ही तो मुक्ति और वली आने हैं। हाँ तो ये हाँ इतनी सुलझी हुई चीजों को तुम उलझा रहे हो और अब मैं भी उलझ रहा हूं। हमने तुमको सिंपल सा बताया कि अमीर की महत्वाकांक्षा का मतलब है कि मुक्ति भी एक अमीर है। तो अब अमीर अगर बहुत प्रभावशाली है, उसको तुम बैठा के रखोगे तो दरबार में तो षड्यंत्र करेगा। वो तो अपने जीवन में एडवेंचर चाहता है, और अगर तुम उसको नहीं अगर रोकोगे तो वो क्या करेगा, तुम्हारा ही तख्ता पलट कर देगा। अब जैसे औरंगजेब के समय देखो, औरंगजेब तो इतना ऑटोक्रेटिक था, लेकिन औरंगजेब के समय मीर जुमला एशिया का सबसे ताकतवर अमीर माना जाता था। माने एशिया में उसकी रुतबा का पूरा माने यहाँ पर ये मतलब नहीं केवल इंडिया, एशिया, वैसा कोई अमीर नहीं था। तो औरंगजेब हमेशा वो, जैसे जिन की कहानी सुनिए ना, कि जिन को खाली छोड़ोगे तो जिन स्वामी को ही मार डालेगा। तो जिन को हमेशा काम में दिया रहता था कि कुछ ना कुछ करो, है ना। अलाउद्दीन का चिराग और जिन वाली कुछ कहानी सुनिए ना। तो कुछ उसी तरह से वैसे अमीरों को व्यस्त रखा जाता है। तो मुक्ति के पद पर देखिए, अगर भेज दोगे दीपालपुर में, तो मंगोलों से लड़ता रहेगा राजी, उसका ध्यान दिल्ली पर जाएगा। तो ये होता है महत्वाकांक्षा और हित के बीच तब्दील लाना। आगे बढ़ते हैं कि नहीं। स्थानीय प्रशासन, हाँ क्या क्लासिकल, उसके लिए ये जगह माकूल नहीं है। इसके लिए आपको यूरोपीय सामंतवाद के लक्षण और भारतीय सामंतवाद के लक्षण समझने होंगे। इसके लिए आप प्रतीक्षा करिए, है ना। स्थानीय प्रशासन देखिए, अब देखो स्थानीय प्रशासन को आपको कॉन्सेप्चुअली पहले समझना पड़ेगा, है ना। स्थानीय